हेलो, अजय माथुर दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट देयर। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड शुरू करने जा रहे हैं। एंड सबसे पहला जब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड तो एक वर्ड जो हमारे सामने आता है दैट इज़ लिविंग। लिविंग को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हु पोजेस लाइफ इज़ लिविंग, सिंपल। चाहे वो कोई प्लांट हो, किसी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या कोई एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड। तो इस सब को क्या बोल सकते हैं? लिविंग बोल सकते हैं। लेकिन लाइफ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कई तरह के कैरेक्टर्स का यूज़ करता है। जैसे आप बिना कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से लाइफ को एक्सप्लेन कर पाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो कई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपसे पूछूं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या बोलेंगे? तो देयर आर सम आप बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा। तो कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं देखता हूँ, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड ऑल, राइट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कुछ फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। अभी उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करते हैं। लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? साइज में इंक्रीज होना, मास में इंक्रीज होना, या नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। मैं क्या बोलता हूँ कि एक पाइल ऑफ बुक्स है, इट इज़ ग्रोइंग। जब मैं इसमें बुक्स ऐड कर रहा हूँ, ये भी एक तरह का ग्रोथ ही है। क्या मैं इस पाइल ऑफ बुक्स को लिविंग कंसीडर कर सकता हूँ? नहीं, राइट। इसको लिविंग नहीं कंसीडर कर सकते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स, है ना। इसी वजह से ग्रोथ एक नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो ग्रोथ का नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, मतलब लाइफ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लिविंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ग्रोथ, लेकिन लाइफ को डिफाइन करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए ग्रोथ का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। ऐसे ही रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस, मतलब अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का दोबारा प्रोडक्शन करना, राइट। इसे क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन। लेकिन अब मैं यहाँ पर कुछ केस लेकर देखते हैं, कुछ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल म्यूल इज मिक्सचर ऑफ फीमेल हॉर्स, ठीक, फीमेल हॉर्स क्रॉसेस विद मेल डोंकी। जैसे जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं खच्चर का यूज़ किया जाता है चढ़ाई के लिए। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको खच्चर पर बैठा दिया जाता है और फिर चढ़ाई करते हैं। और वो किस पर करते हैं? म्यूल ही होता है, खच्चर इज म्यूल, राइट। लेकिन ये जो म्यूल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। ऐसे ही कई कपल्स हम देखते हैं, दे कांट रिप्रोड्यूस, तो इनफर्टाइल कपल होते हैं। ट्रांसजेंडर फॉर एग्जांपल इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, पढ़ा है हमने। वर्कर बीज इनफर्टाइल होते हैं, है ना। तो म्यूल क्या लिविंग नहीं है? है। इनफर्टाइल कपल लिविंग है। वर्कर बीज, ट्रांसजेंडर, दीज ऑल आर लिविंग। लेकिन ये रिप्रोडक्शन तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं इनको नॉन लिविंग इस आधार पे कह सकता हूँ? नहीं। तो रिप्रोडक्शन भी इसी बेसिस पे डिफाइन करने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि it is a characteristic of living organism, but it can't define solo the property of living organisms, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी भैया? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है यहाँ पर कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस टुवर्ड्स सराउंडिंग, ठीक। क्या मुझे कितनी अवेयरनेस है टुवर्ड्स सराउंडिंग, इसे मैं क्या बोल देता हूँ? कॉन्शियसनेस। जैसे
सनफ्लावर सनफ्लावर रोटेट्स टूवर्ड्स सन, कि क्या एक तरह का उसका कॉन्शियसनेस है। हाँ, उसको पता है अपने सराउंडिंग के बारे में, तभी तो वो सन की तरफ रोटेट करता है। जैसे जैसे सन रोटेट करता है वैसे वैसे जैसे जैसे सन घूमता रहता है वैसे वैसे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर सनफ्लावर भी अपना फेस टर्न कर रहे हैं। रूट्स जो हैं वो जियोट्रॉपिज्म करते हैं पॉजिटिवली, मतलब ज़मीन के नीचे ही ग्रो होते हैं जनरली। तो ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, रूट्स जनरली। तो भैया आप ये बोल सकते हो कि ये तो ग्रेविटी की वजह से हो सकता है ना भैया, कि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसका क्या तर्क दोगे आप कि प्लांट्स फोटोट्रॉपिज्म कर रहे हैं, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं। द मूवमेंट टुवर्ड सनलाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ये तो अब तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो गया ना ये। फिर इसका मतलब ये दिस इज नथिंग बट कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है, अवेयरनेस टुवर्ड सराउंडिंग, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग। ये हमने ऑर्गेनिजम्स देखे, ये क्या कर पा रहे थे अभी तक, अपने सराउंडिंग को सेंस कर पा रहे थे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। तो इसको हमने बोल दिया कॉन्शियसनेस। अब एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, एंड दैट इज, अगर कोई पर्सन कॉमा में है तो क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। कोई पर्सन अगर कॉमा में है तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑब्वियसली वो लिविंग है, ठीक। कैसे लिविंग कैसे है, ना तो वो किसी तरह का कॉन्शियस नहीं है, इसका मतलब हमने ये बोल दिया कि अगर कोई पर्सन कॉन्शियस ना हो, ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो कॉन्शियस अगर कोई नहीं है, अगर कुछ चीज़ कॉन्शियस नहीं है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ नॉन लिविंग है। वहीं जो कॉमा में पर्सन है वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन हालांकि इसे भी मैं क्या बोल दे रहा हूँ, लिविंग। ऐसे कैसे? अच्छा देखो, ह्यूमन जो कॉमा में है, कॉमा स्टेट में है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है। जब मैं उस पर्सन को ग्लूकोज की स्ट्रिप चढ़ाते हैं तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, मेडिसिन उसकी रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो ये लिविंग हुआ या नहीं हुआ? हुआ, ठीक है। हालांकि वो अभी एक ऐसे स्टेट पर है, स्लीप मोड पर है, जिसमें वो कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता है, लेकिन अ पर्सन इन कॉमा इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एज लिविंग। ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ऑल द केमिकल रिएक्शन, ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर वो इसे क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और एक और बात ध्यान रखें, ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। इसी वजह से मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस, जहाँ आपको कॉन्शियसनेस दिख रहा है, जहाँ आपको मेटाबॉलिज्म दिख रहा है, जहाँ आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, सेल्स तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, तो जहाँ आपको कॉन्शियसनेस दिख रहा है, मेटाबॉलिज्म दिख रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, आप आंख बंद करके ये बोल सकते हो कि द ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट लिविंग। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिविंग की, ठीक है, जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं सेल, इवॉल्व कर सकते हैं, है ना, जैसे इवोल्यूशन, डार्विन की फेमस थ्योरी, फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन, है ना। ओके, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं टूवर्ड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, राइट। तो ये सब बातें, एक डिफरेंस है सभी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे अर्थ में, उसको अगर मैं कंपेयर करूं किससे, ह्यूमन से, तो ह्यूमन आर बेटर और मोस्ट एडवांस्ड क्रीचर इन द वर्ल्ड, इन दिस अर्थ, इन दिस बायोस्फीयर। ऐसा क्यों बोलते हैं हम? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाकी सब ऑर्गेनिज्म के पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक प्रोसेस है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, वेयर एज
जो ह्यूमन है, ह्यूमन के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. इज इट क्लियर? सेल्फ कॉन्शियस यानी कि बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें ये पता है कि हमारे चारों तरफ सेंस, दे कैन सेंस द सराउंडिंग, बट वी नो अबाउट सराउंडिंग एज वेल एज अबाउट इंटरनल इन्वायरमेंट, अबाउट अ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में. ठीक है, जैसे देखें एग्जाम्पल से मुझे पता है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल दो फूड्स हैं, दो फूड है फॉर एग्जाम्पल, एक है मिल्क एंड सेकंड इज पिज़्ज़ा. तो मेरा ब्रेन मुझे साफ साफ ये बता सकता है कि मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए विच वन इज़ बेटर. हाँ, तो अपने बारे में मुझे पता है. यहाँ पर मुझे पता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई बैरिकेड लगा हुआ है और आगे सीधा सीधा जाकर टकराऊंगा तो मुझे चोट लग सकती है, तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे सर टकराने नहीं जाऊंगा. तो दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, मुझे अपने बारे में पता है. ठीक है, बाकी सब ऑर्गेनिज्म को इतना कॉन्शियसनेस नहीं है. ठीक है, ओके. अब हम जानते हैं कि देयर इज ह्यूज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन दिस अर्थ. 1.5 मिलियन तरह की स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है इस पूरे मदर अर्थ में. ठीक, 1.5 मिलियन नंबर ऑफ स्पीशीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1.5 तरह की स्पीशीज मिलती है एंड दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी. तो ऐसे ह्यूज डाइवर्सिटी वाले प्लेनेट को, जिसमें इतने सारे स्पीशीज पाए जाते हैं, उनको क्लासीफाई करना दैट इज ह्यूज थिंग, राइट. तो उसके लिए हमने एक उपाय निकाला, दैट इज कैसे उनको नॉमेनक्लेचर किया जाए. तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई. एक ऑर्गेनाइजेशन है ICBN और दूसरा है ICZN. ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर क्या देखता है, नाम से ही पता चल गया मुझे, बोटैनिकल मतलब ये देखेगा प्लांट्स के नेमिंग को, राइट. और इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर देखेगा एनिमल्स के नेमिंग को. हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाता है इस नेमिंग की शुरुआत किसने की थी, हु वॉज द फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर, योर आंसर शुड बी कैरलस लिनियस. ओके, कैरलस लिनियस वॉज द फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अब क्या है, अगर ये नामकरण कर रहे हैं, ये जो नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रूल्स रहे होंगे नॉमेनक्लेचर करने के लिए, राइट. तो बाइनोमियल सिस्टम एक नॉमेनक्लेचर का करने का तरीका है जो कैरलस लिनियस ने दिया था. इसी वजह से हम उनको फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं. इसके अनुसार, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार, किसी भी स्पीशीज़ को दो वर्ड्स में लिखा जाता है, जिसमें फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, सेकंड वर्ड डिनोट करता है स्पीशीज़ को. इट इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज. ज़्यादातर जो, या ऑलमोस्ट सारे जो साइंटिफिक नेम्स हैं, उनको बाइनोमियल सिस्टम में जो हम लिखते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं. ठीक, इटैलिक, अगर हम कोई कंप्यूटर टाइप्ड है तो उसको इटैलिक में रखते हैं, इटैलिक में लिखते हैं. अदरवाइज अगर हैंड रिटन स्क्रिप्ट है तो उसको अंडरलाइन करना मैंडेटरी है, ध्यान रखें. ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो आप लिखेंगे मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम. मैंजीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, मैंगो, राइट. इसमें फर्स्ट वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, जीनस. सेकंड वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, स्पीशीज. इज इट क्लियर? फर्स्ट वर्ड डिनोट कर रहा है जीनस को, सेकंड वर्ड डिनोट कर रहा है स्पीशीज को. इसमें जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, यानी कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर है, उसको मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल में. और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैसे लिखा है, स्मॉल में. इट इज ऑल्सो रूल, रिटर्न रूल. ठीक है, यहाँ पर इसको अंडरलाइन भी किया गया है. ओके, अब मान लेते हैं
कि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की है, कैरलस लिनियस ने की है। तो कैरलस लिनियस को ऑनर करने के लिए लास्ट में हम उनका ऐसा नाम भी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ व्हाट, होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। तो लास्ट में कैरलस लिनियस को ऑनर करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, लिन, शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेशन में, ठीक है। पाइजम सेटिवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन बी। ओके, तो ये कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, मैंगो को अगर मैंगो बोल देते तो बहुत आसान होता, क्या ज़रूरत पड़ती है, आम बोल देते हैं, क्या दिक्कत है ना, क्या ज़रूरत है ये इतना बड़ा मैंजीफेरा इंडिका बोलने में भी इतना दिक्कत हो रहा है ये बोलने की। भाई आप तो बोल दोगे मैंगो, ठीक है, आप तो बोल दोगे आम, ठीक है। अब हम चले गए कहाँ, रशिया चले गए, ओ हम चले गए फॉर एग्जांपल किसी जर्मन भाषी देश में, ठीक है, जहाँ से जर्मनी बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, चाइनीज़ बोली जाती है, ठीक है। वहाँ क्या, वहाँ भी मैंगो ही बोलेंगे क्या, नहीं, वहाँ मैंगो नहीं बोलेंगे। तो कोई तो ऐसा स्पीशीज़ का नाम होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, इजीली, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। दैट वाज द रीज़न बाइनोमियल सिस्टम वाज इन्वेंटेड, कि क्योंकि ये जो बाइनोमियल सिस्टम है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मैं चला जाऊं, मैंगो को मैंजीफेरा इंडिका ही बोलेंगे साइंटिफिकली, और कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि वो अपने नेटिव लैंग्वेज में कुछ और बोल सकते हैं, रीजनल लैंग्वेज में कुछ और बोल सकते हैं, बट जो साइंटिफिक नेम रहेगा ऑल ओवर द अर्थ क्या रहेगा, मैंजीफेरा इंडिका। होमो सेपियंस का होमो सेपियंस ही रहेगा, पाइजम सेटिवम का पाइजम सेटिवम ही रहेगा। क्लियर। तो ये पूछा जाता है आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन, राइट द रूल्स ऑफ बाइनोमियल सिस्टम और व्हाट वाज द नीड फॉर इन्वेंटिंग बाइनोमियल सिस्टम, राइट द फुल फॉर्म। ये पूछा गया है क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। तो 2 ही, एक याद कर लोगे, दूसरा याद हो ही जाएगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ट्राइनोमियल सिस्टम भी होता है क्या भैया, हाँ ट्राइनोमियल सिस्टम भी होता है। ये दिया था लेमार्क ने। बाइनोमियल किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने, कैरलस लिनियस ने। ओ, और ट्राइनोमियल किसने दिया था, लेमार्क थ्योरी। ओके। होमो सेपियंस, होमो इज जीनस, सेपियंस इज स्पीशीज। अगेन एक और स्पीशीज सेपियन लगा है और उसका क्या मतलब है, सब स्पीशीज है ये, ठीक है। तो होमो सेपियंस है हम लोग। ओके, इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बाइनोमियल तक ही पढ़ना है, ठीक है। टेक्सोनोमी का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने बोला 1.5 मिलियन, दैट इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी इज़ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, तो उसको क्लासीफाई करना, उसको अरेंज करना, उसको स्टडी करना, है ना, उसको स्टडी करना, इट इज़ वेरी बिग डील। तो स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, कि किस तरह से एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस बनाई जाए जो किससे डील करे, आइडेंटिफिकेशन से डील करे, नॉमेनक्लेचर से डील करे, क्लासिफिकेशन से डील करे। तो आप इसे क्या बोलेंगे, टेक्सोनोमी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये इन तीनों चीज़ों के बारे में क्यों बोल रहा है, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं ये बोल सकता हूँ कि आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन क्या आपके प्रिंसिपल को हर स्टूडेंट का नाम पता है, उसके बारे में पता है, नहीं, हर स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता होगा। लेकिन मैं ये पूछूं अगर आपसे, क्या प्रिंसिपल के पास, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास हर बच्चे का रिकॉर्ड है, तो आप बोलेंगे हाँ रिकॉर्ड तो है, यानी कि एड्रेस, फ़ोन नंबर, मार्क्स, एकेडमिक स्कॉलर्स, कुछ भी, अगर कल्चरल इवेंट में आप पार्ट लेते हैं, सब कुछ पता है, रिकॉर्ड्स है,
समझ आया? इसी वजह से, ताकि मैं सबको क्लासीफाई कर सकूं, सबका रिकॉर्ड रख सकूं, स्टडी कर सकूं फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक है, तो ज़रूरी है उसके लिए मैं क्या करूं, पहले आइडेंटिफाई करूं। आइडेंटिफाई वुड बी द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोल दिया, आप रास्ते से घर से जा रहे हैं और यहाँ पर आपको एक 4 पैरों वाला, ठीक है, 4 पैरों वाला एक पूँछ है जिसकी और जीभ लटकाता हुआ एक स्पीशीज़ दिखता है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, डॉग। क्या किया इसमें आपने, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया उस स्पीशीज़ को, फिर उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया, डॉग। अगर आज मैं इसी डॉग को नॉमेनक्लेचर करते वक्त कैट नाम दे दिया होता तो आप मुझे क्या बता रहे होते, कैट है। क्लासिफाई कर दोगे फिर आप, भाई डॉग क्या है, एक तरह का टेरेस्ट्रियल एनिमल है, क्लासिफाई कर दिया है उसको, एनिमल है वो, प्लांट नहीं है, वो स्पीशीज एनिमल है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन लास्ट में। तो 3 स्टेप्स हैं टेक्सोनॉमी के। टेक्सोनॉमी मैंने बताया इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉमेनक्लेचर सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओके। यहाँ पर ज़रूरी क्या है, क्यों ज़रूरी है ये क्लासिफिकेशन, मैंने बताया कि ये वास्ट नंबर ऑफ डाइवर्सिटी है, इसको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है ना, ओके। यहाँ पर एक और वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग देम। जैसे कि कैरलस लिनियस ने एक किताब लिखी थी प्लांट्स के ऊपर, एंड दैट इज सिस्टम एंड नेचर। एक और प्लांट लिखी थी स्पीशीज प्लांटेरा, प्लांट्स के ऊपर पर स्पीशीज प्लांटेरा। तो ये बुक्स इंपॉर्टेंट थी, ध्यान रखें, आपसे पूछ सकते हैं, सिस्टम एंड नेचर और स्पीशीज प्लांटेरा। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दोनों के बारे में जो एक ऐसी ब्रांच डिस्कस करे उसे क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। अब बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। तो इसमें कई लेवल्स आते हैं, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। दोबारा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसे ही ऑर्डर में अगर मैं बोलूँ तो ये सबसे बड़ा क्या होता है, किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे नज़र आ रहा है और एक हायरार्की नज़र आ रही है, बड़े से छोटा। जैसे एक पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है इस इंडिया में सबसे बड़े पद पर कौन बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट के बाद पीएम है, मोदी जी हैं अपने, उसके बाद सीएम है, केजरीवाल है फॉर एग्जांपल इन दिल्ली। फिर आते हैं जो इधर छोटे मोटे जो विधान सभा के जो मिनिस्टर्स होते हैं एंड ऑल, ऐसा है या नहीं है। तो ये एक हायरार्की जा रही है, इसे क्या बोलते हैं आप, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये अगर मैं बात करूं पूरे बायोडाइवर्सिटी में एक हायरार्की बनाए, उसे क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी और रैंक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेफिनेट सीक्वेंस बनाना, कैटेगरी बनाना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसे क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। जैसे अब हम छोटे से बड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड इन नेचर, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। स्पीशीज क्या है, एक ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का, ऑर्गेनिजम्स का, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का, ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका एक तरह का स्पीशीज़ है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रुप, देखो एक डेफिनेशन याद कर लोगे, बाकी सब डेफिनेशन सेम है, इसीलिए मैंने बोला था सीरीज़ याद रखें। अगर आपको सीरीज़ याद है तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन, देखो सारी डेफिनेशन अभी याद हो जाएगी आपको। स्पीशीज़ हमने बताया, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़,
क्लोज रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसे क्या बोल दिया हमने, स्पीशीज़। अब मैं बोलूँ बहुत सारे स्पीशीज़ ए, बी, सी, डी, इनका क्या है, ग्रुप है, तो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ स्पीशीज़, दे ग्रुप टुगेदर, रिलेटेड हैं ये, ठीक है, एक जैसे, ठीक है, सिमिलर स्पीशीज़, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज़, ठीक है, इसे क्या बोल दिया, जीनस। ऐसे ही मैं बोल दूँ बहुत सारे जीनस हैं एंड दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फैमिली, फैमिली ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्डर, ऑर्डर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म क्लास, क्लास ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म फाइलम, फाइलम ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म किंगडम। तो ये अब हमें समझ आ रहा होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे है। तो सबसे छोटा क्या है, स्पीशीज विच इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रेड इन नेचर, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका में जो इंडिका वाला पार्ट है ये क्या है, स्पीशीज। वहीं अगर मैं बात करूं जो मैंजीफेरा वाला पार्ट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा, दैट इज जीनस। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज इज नोन एज जीनस। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा पार्डस, ये सब क्या है, ये जीनस, पैंथेरा जीनस के हैं सब, चाहे वो टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो, सब क्या है, पैंथेरा सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, हालांकि स्पीशीज इनकी अलग है। सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम निग्रम, सोलैनम मेलाजिनेला, ये सब क्या है, ये सब सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, हालांकि इनका स्पीशीज अलग है। सोलैनम ट्यूबरसम इज पोटैटो, सोलैनम निग्रम इज ब्लैकबेरी, सोलैनम मेलाजिनेला ब्रिंजल। फैमिली, तो फैमिली क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ जीनस, राइट, ग्रुप ऑफ जीनस, हमने क्या बोल दिया, फैमिली। ओके, देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस, जैसे अब मैंने यहाँ पर लिखा था पैंथेरा, तो पैंथेरा एक जीनस है। ऐसे ही एक जीनस है फेलिस, फेलिस में क्या आता है, कैट ग्रुप, इसमें क्या आ गया, टाइगर वाला ग्रुप। ये दोनों मिलाकर एक फैमिली बनाते हैं, दोनों जीनस मिलाकर एक फैमिली बनाते हैं, दैट इज फैमिली फैलिडे, ठीक। तो ग्रुप ऑफ फैमिली क्या हो सकता है, ऑर्डर, ग्रुप ऑफ फैमिली क्या है, ऑर्डर, फैलिडे और कैनिडे, ये किस ग्रुप में आते हैं, कार्निवोरा, लोमड़ी वाला ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही कार्निवोरा और प्राइमेटा एक क्लास बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर, दैट इज नोन एज क्लास। तो कार्निवोरा और प्राइमेटा एक क्लास बना रहे हैं, दैट इज मैमल, क्लास मैमल। और मैमल, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब किस फाइलम का पार्ट है, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। ऐसे ही फाइलम कॉर्डेटा मतलब बहुत सारे फाइलम्स मिलकर एक किंगडम बना देंगे, दे बिलोंग टू अ किंगडम दैट इज नोन एज एनिमल किंगडम, which is at the highest position of our taxonomical hierarchy। समझ आया। तो यहाँ पर हमें taxonomical hierarchy समझ आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आप लोग अगर याद रखेंगे तो डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड taxonomical aids। taxonomical aids क्या है, ये वो जगह है, taxonomical aids are actually tools for study of टेक्सोनॉमी। अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी स्पीशीज़ का पता लगाना है तो स्पीशीज़ को मैं कहाँ फाइंड आउट करूँगा, इन टेक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर बोटैनिकल गार्डन का। तो बोटैनिकल गार्डन में किसका कलेक्शन किया जाता है, प्लांट्स का। ऑब्वियसली बोटैनी नाम, तो बोटैनी का क्या मतलब होता है, बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, राइट। तो प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं, बॉटनी। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस वी डन वेयर इन बायोलॉजिकल गार्डन्स। अब कुछ यहाँ एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल गार्डन्स के, जैसे रॉयल बोटैनिकल गार्डन इन क्यू, इंग्लैंड, विच इज़ द बोटैनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ये याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में है, बोटैनिकल कैपिटल के बोला जाता है जिसे,
वर्ल्ड का। इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो हावड़ा कोलकाता में है, जिसे आज हम लोग, उसका नाम चेंज हो गया है, आज हम लोग क्या बोलते हैं, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। अब पहले क्या बोलते थे, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में, अब क्या नाम बोलते हैं, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन है वहीं हावड़ा कोलकाता। नेशनल NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ है, लखनऊ में है। तो 3 नाम, 3 एग्जाम्पल याद रखेंगे आप। रॉयल बोटैनिकल गार्डन इन क्यू इंग्लैंड विच इज़ द बोटैनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हमारे इंडिया में कौन सा है, 2 है इंडिया में, तो कोलकाता में, एक लखनऊ में। कोलकाता में कौन सा है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन, और लखनऊ में क्या है, NBRI नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, जैसे बोटैनिकल गार्डन में हम लोग क्या रख रहे हैं, बोटैनिकल गार्डन्स में हम प्लांट्स का स्टडी कर रहे हैं लिविंग स्टेट पर, लिविंग प्लांट का। ऐसे ही जूलॉजिकल पार्क्स आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। जैसे दिल्ली में एक जू है जिसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, है ना। ऐसे कई जगह आपको जू मिल जाएंगे, जू बोल देते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स जो खतरे में है, ठीक है, खतरे के कगार पर है, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं आगे, उनको हमने क्या रखा है, एक ह्यूमन केयर के अंदर रखा है, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा है। वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं उसमें, तो इसे क्या बोल दिया, जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अब आप देखोगे जितने भी जू होते हैं, अगर वहाँ आप गए हो तो वहाँ पर कोई भी अगर एनिमल रखा गया है, कोई प्लांट रखा गया है, तो उनका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम और उसके फीचर्स लिखे हुए होते हैं। तो यहाँ मुझे समझ आता है कि जूलॉजिकल पार्क्स आर नॉट फॉर जस्ट टूरिस्ट प्लेसेस। अब हम लोग तो टूरिस्ट फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं लोग, लेकिन दे आर मेड अप फॉर बेसिकली व्हाट, फॉर साइंटिफिक स्टडी, राइट। ओके, आगे। अब प्लांट को अगर मैं लिविंग स्टेट पर रखता हूँ, कलेक्ट करता हूँ फॉर रेफरेंसेस एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, तो उसे बोल देते हैं, वो रखते हैं हम कहाँ पर, वो हम रखते हैं बोटैनिकल गार्डन में। लेकिन अगर प्लांट्स को स्पेसिमेन यानी कि डेड फॉर्म में रखा जाए, ठीक है, तो स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन ऑन शीट, जिन्हें आप सिस्टमेटिकली ऑर्डर्स में रखो फ्यूचर यूज़ के लिए, नामकरण करके उसमें सब प्लांट स्पेसिमेंस को रखो, तो इसे क्या बोलते हैं, इस जगह को हर्बेरियम। क्लियर, क्या बोल देंगे, हर्बेरियम। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हर्बेरियम में कलेक्शन करते हैं प्लांट का। उनको रखने के लिए वेस्कुलर बैग्स का यूज़ किया जाता है ताकि उसे मॉइस्चर से बचाया जा सके। उनको ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है, ठीक है, पॉइजनिंग की जाती है 2% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहलिक HgCl2 से, ताकि किसी भी तरह का फंगल ग्रोथ वहाँ पर ना हो सके। माउंटिंग की जाती है शीट्स में, बड़े बड़े शीट्स में, जैसे 41 × 29 सेंटीमीटर के शीट्स में उनको माउंट कर दिया जाता है। लेबलिंग कर दी जाती है ऑन द, फॉर एग्जांपल ये शीट है तो उसके लोअर राइट हैंड साइड पर क्या कर दी जाती है, उसका नाम, उसका जीनस, उसका स्पीशीज, ये सब लिख दिया जाता है। तो हर्बेरियम समझ आया। हर्बेरियम और बोटैनिकल गार्डन में क्या समझ आया, देयर आर प्लांट स्पेसिमेंट्स, और जिनको शीट में प्रेस करके रखा गया है स्टडी पर्पसेस के लिए। बोटैनिकल गार्डन्स में क्या किया है मैंने, बोटैनिकल गार्डन्स में मैंने ऐसा किया है कि यहाँ लिविंग स्टेट पर रखा है, ठीक है। अच्छा, म्यूज़ियम, जैसा मैंने यहाँ देखा जूलॉजिकल पार्क में, यहाँ भी क्या था, लिविंग स्टेट पर, लेकिन म्यूज़ियम में प्लांट और एनिमल्स दोनों रखे जाएंगे, लेकिन स्पेसिमेन स्टेट पर, मतलब डेड ऑब्वियसली। यहाँ स्कल्स हो सकते हैं, स्केलेटन्स हो सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को ड्राई और पिन करके रखा जा सकता है। लार्ज एनिमल्स के अंदर हम लोग स्टफ़ कर देते हैं, ठीक है, डायनासोर के कई सारे आप स्टफ्ड स्केलेटन देखोगे, ठीक है। तो दीज आर म्यूजियम, आई होप इट इज़ क्लियर। फिर आ जाता है कीज़ कोई इसी तरह से कोई म्यूज़ियम, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क या हर्बेरियम नहीं है। दीज आर सब सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स। ये क्या है, कुछ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स हैं जो जिसमें 2 स्टेटमेंट देखोगे। अब क्योंकि ये 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में रखते हैं इसलिए इन्हें बोलते हैं कपलेट्स, जिसमें ये कपलेट्स किस में काम आते हैं, किसी भी स्पीशीज़
के फीचर्स पता लगाने के लिए या आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ में मदद करते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट जिसमें जैसे 2 स्टेटमेंट होते हैं मैंने बताया, तो 2 स्टेटमेंट है, इनको क्या बोला जाता है कपलेट, और एक स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है लीड। देखते हैं कैसे होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कपलेट है जिसमें लिखा है ओनली वन सेल्ड। ठीक, तो अगर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर आपको हिंट देता रहेगा, अगर जो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पता लगाना चाहते हो, आइडेंटिफाई करना चाहते हो, अगर वो वन सेल्ड है तो दूसरे वाले पॉइंट को देखें, और अगर मल्टी सेलुलर है तो तीसरे वाले पॉइंट को देखें। चलो मैं मान लेता हूँ कि वन सेल्ड है, तो मैं दूसरे वाले पॉइंट पर जा रहा हूँ। जो अच्छा, दूसरे वाले पॉइंट पर जाता हूँ तो 2 सवाल पूछेगा। पहला सवाल पूछेगा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हम 2 पर आए हैं, वन सेल्ड था तो हम यहाँ आए, तो यहाँ फिर 2 सवाल पूछा है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो फिर तो वो प्रोटिस्टा है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, अच्छा अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो मोनेरा में आएगा, प्रोकैरियोट है मतलब। ओ अच्छा, मान लेते हैं वो वन सेल्ड नहीं है और क्या है, मल्टी सेलुलर है, तो मुझे कहाँ जाना है, 3 पे जाना है। अब मैं 2 देखूंगा क्या, ना, सीधा मैं किधर चला जाऊंगा, 3 पे। 3 पे फिर वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है तो 4 देखें, और अगर ऑटोट्रॉफिक है तो वो प्लांट है। समझ आया? अच्छा मान लेता हूँ कि मैं क्या है वो हेट्रोट्रॉफिक है, तो मैं 4 पे जाता हूँ। फिर 2 क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो मोटाइल है तो वो क्या है, एनिमल है, नॉन मोटाइल है तो फंजाई है। तो क्लियर यहाँ से मुझे क्या मिल जाते हैं, क्लियर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स मिल जाते हैं। इन्हीं को कीज बोला जाता है, कपलेट्स बोला जाता है, जिसकी मदद से मैं कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ किसका, स्पीशीज़ का। तो दे आर हेल्पफुल। इसी तरह से कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं। अगर सिर्फ एक टैक्सॉन के बारे में पढ़ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, किसी क्लास के बारे में पर्टिकुलर पढ़ना है, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, मोनोग्राफ्स पढ़ने के लिए। ऐसे ही होता है मैनुअल्स। मैनुअल्स आर इन्फो ऑन नेम ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ओनली वन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहने वाले स्पीशीज़ हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ मिलेगा मुझे, मैनुअल में। फ्लोरा क्या है, एन इंडेक्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, उस हैबिटेट का एक्चुअल अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली प्लांट ऑफ एन एरिया। ठीक, उस पूरे हैबिटेट में जो फ्लोरा मिल रहा है, प्लांट मिल रहा है, उसका सब सारा डिस्क्रिप्शन और अकाउंट, इंडेक्स सब कहाँ मिलेगा मुझे, फ्लोरा। ठीक है, तो वी शुड फोकस ऑन दीज थिंग, बोटानिकल गार्डन, जोलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम, म्यूजियम एंड कीज। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, और इस तरह से आपका ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी तरह से हम आगे भी चैप्टर्स करेंगे। आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर। कोई भी डाउट्स होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी इसी तरह से कथा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।